हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निखिल और संकल्प एजुकेशन के आज के खास वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आईबीपीएस का क्लर्क मेंस का आज एग्जाम हुआ, तो आज एक और वीडियो मैं आपके लिए जीए एनालिसिस पर लेकर आया हूं, जिसमें क्लर्क के सारे क्वेश्चंस मैं एक एक करके डिस्कस करूंगा। 2-3 दिन पहले मैंने 22 जनवरी को ऑलरेडी आईबीपीएस पीओ मेंस के जीए एनालिसिस का भी एक वीडियो डाला था, और अब ये क्लर्क मेंस के वीडियो में व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दैट, ये आप बहुत अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं। क्वेश्चंस की वैरायटी कहाँ जा रही है, किस तरह के कैटेगोरिकली क्वेश्चंस आ रहे हैं, इन सब का एक शानदार एनालिसिस मैं इस वीडियो में आपको दूंगा। इस वीडियो में मैं ये भी बताने की कोशिश करूंगा कि आपकी आगे की जीए की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, किस तरह के क्वेश्चंस पे एग्जामिनर्स ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो आपकी टेंडेंसी क्या होनी चाहिए पढ़ाई करते समय, इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स बिगिन विद द नंबर ऑफ क्वेश्चंस वी हैड एंड वन बाय वन द आंसर्स ऑफ दोज क्वेश्चंस। तो दोस्तों, आज के टोटल 50 क्वेश्चंस में से मेरे पास तकरीबन सवेरे से 40-42 क्वेश्चन इकट्ठा हो पाए हैं। अलग अलग सोर्सेज से जितने मैंने आपके लिए कंपाइल किए हैं, क्वेश्चन 40-42 के आसपास हैं, बट ये काफ़ी है कि हम एक पैटर्न समझ पाएं और हम एक शानदार एनालिसिस ले पाएं। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चंस और उनके आंसर्स बता देता हूं, इससे आप लोग अपने आंसर्स भी क्रॉस वेरीफाई कर पाएंगे। तो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन वाज, व्हाट इज द थीम फॉर हैकेथन हार्बिंगर 2021। आरबीआई द्वारा लॉन्च किया गया ये हैकेथन हार्बिंगर 2021, इसका थीम क्या था? तो दोस्तों, इसका थीम था स्मार्टर डिजिटल पेमेंट्स। सो अगर आपने इस पे टिक किया है तो ये आपका राइट आंसर होना चाहिए। Then there was one question, the Wildlife Institute of India established in 1982 is located at which place in India? ये जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट भारत में 1982 में बना था, ये कौन से जगह पर स्थित है? दोस्तों, इसका आंसर होना चाहिए देहरादून। ये देहरादून में है, उत्तराखंड में। दैट शुड बी द राइट आंसर। इसके बाद आई एम नॉट वेरी श्योर, तो जिन क्वेश्चंस को लेकर मैं बहुत ज़्यादा श्योर नहीं हूँ कि एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या था, तो वहाँ पर मैं ये स्टार मार्क लगा दूंगा ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो कि क्वेश्चन तो कुछ और पूछा गया था। तो जैसी इंफॉर्मेशन मिली है उसके हिसाब से हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। लार्जेस्ट रबर प्रोड्यूसिंग स्टेट, शायद रबर के ऊपर एक क्वेश्चन था, तो ऐसा ही क्वेश्चन रहा होगा, लार्जेस्ट रबर प्रोड्यूसिंग स्टेट। और अगर यही क्वेश्चन था तो इसका राइट आंसर केरला होना चाहिए। देन व्हाट इज द करंट एसएलआर दैट बैंक्स हैव टू मेंटेन? हम सभी जानते हैं कि एसएलआर इज अ रिजर्व रेशियो। दो प्रकार के रिजर्व रेशियो होते हैं, एक सीआरआर और एक एसएलआर। तो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसएलआर, ये फिलहाल 18% मेंटेन करना होता है हर बैंक को, 18%। उसके बाद एक क्वेश्चन था, एडीबी दैट इज एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज गिवन डैश अमाउंट ऑफ लोन फॉर कोविड-19 वैक्सीन लोन टू इंडिया। कोविड-19 के वैक्सीन के लिए एक डैश अमाउंट ऑफ लोन जो इंडिया को मिला है एडीबी द्वारा। यहां पर राइट आंसर आना चाहिए था $150 मिलियन का, राइट? एशियन डेवलपमेंट बैंक लोन। देन पेटीएम पेमेंट बैंक, ये बड़ा फेवरेट क्वेश्चन रहता है आजकल। पेटीएम पेमेंट के ऊपर काफी क्वेश्चन आने लगे हैं। इज नाउ अ शेड्यूल्ड बैंक अंडर विच एक्ट ऑफ आरबीआई? शायद ये क्वेश्चन ऐसा ही था कि उसमें एक्ट पूछा गया था, तो यहां पर भी मैं एक स्टार मार्क लगा देता हूं। इनकेस अगर क्वेश्चन कुछ और था इसी से रिलेटेड, लेकिन क्वेश्चन का पूछना कुछ और चाहते थे अगर, तो आप लोग कमेंट्स में ज़रूर इसको क्लैरिफाई कर दीजिएगा दोस्तों, सो दैट बाकी स्टूडेंट्स को इससे फ़ायदा हो और कोई मतलब कंफ्यूजन ना हो किसी प्रकार का। तो अगर क्वेश्चन ये था तो यहाँ पर आरबीआई एक्ट 1934 ये आना चाहिए, जिसके तहत शेड्यूल्ड बैंक्स लिए गए हैं शेड्यूल नंबर 2 में। क्वेश्चन ऑन आईएनएस विशाखापट्टनम। आईएनएस विशाखापट्टनम एक डिस्ट्रॉयर है और इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया था अभी एग्जाम में। ये वन ऑफ द बिगेस्ट डिस्ट्रॉयर है अभी फिलहाल इंडियन नेवी के पास, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया था। देन वर्ल्ड बैंक प्लस नीति आयोग ने पार्टनरशिप की है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर। ये प्रोजेक्ट है फर्स्ट लॉस रिस्क शेयरिंग इंस्ट्रूमेंट, और इसमें जो पार्टनरशिप मतलब जो बैंक है जिसके थ्रू ये किया गया है वो बैंक है एसबीआई। तो क्वेश्चन था कि ये जो पार्टनरशिप है ये कितने अमाउंट के लिए की गई है, और यहाँ पर जो अमाउंट है वो $300 मिलियन का आना चाहिए। तो यहाँ राइट आंसर होगा $300 मिलियन।
फिर एक क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों स्टार्टअप के ऊपर। मैं अक्सर अपने लेक्चर में बार बार ये बताता रहता हूं कि पीएलआई की स्कीम, स्टार्टअप्स, इन सब चीज़ों पे आप जितना हो सके उतनी ज़्यादा फोकस रखिए। तो लीजिए एक क्वेश्चन स्टार्टअप के ऊपर फिर से आया है। स्पिनी स्टार्टअप एंटर्ड इनटू अ यूनिकॉर्न क्लब, इट बिलोंग्स टू विच सेक्टर। दरअसल स्पिनी नाम का एक स्टार्टअप है, ये रिटेल, यूज्ड रिटेल कार वाली कंपनी है। यूज्ड रिटेल कार मतलब आपकी कार जो आप चला चुके हैं काफ़ी सालों तक, तो उसको अगर आप बेचना चाहते हैं तो उसका एक प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पर कार खरीदने और बेचने का एक प्लेटफॉर्म इन्होंने बनाया है। ये यूनिकॉर्न क्लब में चली गई है कंपनी। अभी अभी कंपनी ने बहुत सारा फंड रेस किया है, लगभग 2-2.25 हज़ार करोड़ रुपए का। तो ये ऑब्वियसली ये आएगा ऑटोमोबाइल सेक्टर में। और मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए फिर से बता दूं, यूज्ड रिटेल कार कंपनी है ये, तो उससे रिलेटेड जो भी ऑप्शन होगा ऑटोमोबाइल या इससे रिलेटेड, वो इसका राइट आंसर होना चाहिए। देन पीएम गरीब कल्याण योजना, जिसमें अन्न योजना थी, ये गरीब कल्याण अन्न योजना ये थी ये, जिसमें कोविड के वजह से जितने भी माइग्रेंट्स हैं या जितने भी बिलो पॉवर्टी लाइन में जो एक्सट्रीमली पुअर लोग हैं उन सबको फ्री फूड दिया जा रहा था। तो ये जो योजना है ये कहाँ तक एक्सटेंड की गई है, तो ये फिलहाल के लिए गवर्नमेंट ने मार्च 2022 तक इसको एक्सटेंड कर दिया है। कुछ महीने पहले ही अनाउंसमेंट हुआ था, आप सबको याद होगा। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए मार्च 2022। इसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन आया था ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के ऊपर। यहाँ पर मैं आपको एक जानकारी दे देता हूँ। दरअसल ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन जो है ये डेनमार्क कंट्री के द्वारा दिया जाता है ये। और ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दरअसल उन क्षेत्रों को मिलता है जो समुद्र तट के किनारे है, और वहाँ पर जो बीच वाले जो यानी सी बीच वाले जितने भी अलग अलग रीजन्स हैं, वहाँ पर एजुकेशन कैसा है, वहाँ पर पानी की सुविधाएं कैसी है, वहाँ हाइजीनिकनेस कितना है, इस तरीके से अलग अलग पैरामीटर्स हैं। टोटल 33। इन 33 पैरामीटर्स को 4 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करके ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया जाता है। तो ये जो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया था। अब इसके ऊपर जो मेरा अंदाजा है, एक तो टोटल नंबर ऑफ बीचेस जो भारत में ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन प्राप्त कर चुके हैं, अगर वो पूछा होगा तो मैं यहाँ बता देता हूँ कि टोटल 10 बीचेस हैं भारत में जिनको ये सर्टिफिकेशन मिला है, जिसमें से इस साल दिस ईयर 2 ऐसे बीच हैं जिनको ये मिला है। एक तो कोवलम बीच ये केरला में है, और दूसरा एक और है विच इज ईडन बीच सॉरी, ये है पुडुचेरी में। तो इन दोनों को भी ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया गया है, राइट। इसके अलावा यूएसएसडी का फुल फॉर्म पूछा गया है। यूएसएसडी का फुल फॉर्म हम सब जानते हैं, ये कई बार मोबाइल बैंकिंग में हमारे लिए यूज़फुल होता है। अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंटरी सर्विस डेटा, ये इसका राइट आंसर आना चाहिए था, राइट। उसके बाद फिर विच इज़ द ओनली बैंक लेफ्ट इन पीसीए नॉर्म्स ऑफ आरबीआई। देखो अभी 2 बैंक बचे हुए थे, हम सब जानते हैं, सीबीआई सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक। इसमें से इंडियन ओवरसीज बैंक हट चुका है, तो अब बचा है केवल सीबीआई। तो इसका राइट आंसर सीबीआई होना चाहिए था। फिर एक क्वेश्चन था नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज गेटिंग डेवलप्ड विद द हेल्प ऑफ। नोएडा का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो कि दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से तकरीबन 90-95 किलोमीटर की दूरी पर है, वो दरअसल एल&टी ग्रुप द्वारा, एल&टी द्वारा बनाया जा रहा है। तो क्वेश्चन इससे रिलेटेड था, और ये भारत का सबसे लार्जेस्ट एयरपोर्ट बन जाएगा बनने के बाद। फिर एक क्वेश्चन था दोस्तों सीएपीएफ के ऊपर। एग्जैक्टली क्वेश्चन तो समझ में नहीं आया, लेकिन एक सीएपीएफ के ऊपर एक क्वेश्चन था। यहाँ सीएपीएफ का मतलब है दोस्तों सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। मेरा एक निवेदन है, अगर आप लोगों में से कोई भी जिनको ये क्वेश्चन पूरा पता है एग्जैक्टली, तो हमारे स्टूडेंट्स को सुविधा हो सके, इसके लिए आप YouTube के कमेंट थ्रेड में वो क्वेश्चन टाइप करके डाल सकते हैं। उसके बाद फुल फॉर्म ऑफ ESG में S का फुल फॉर्म ये पूछा गया था। तो ESG में S का फुल फॉर्म जो पूछा गया था, यहाँ पर E का मतलब होता है एनवायरमेंट, S स्टैंड्स फॉर सोशल,
और जी का मतलब है गवर्नेंस। ओके, तो ये क्वेश्चन था। देन देर वॉज वन मोर क्वेश्चन नंबर 17, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिलेटेड क्वेश्चन। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ था। देन देर वॉज वन मोर क्वेश्चन ऑन आरबीआई रिटेल डायरेक्ट। तो ये दो क्वेश्चन भी थे। एंड आरबीआई रिटेल डायरेक्ट आपको अगर याद होगा तो मतलब किसी तरह के बॉन्ड्स के लिए डायरेक्टली इंडिविजुअल अपना अकाउंट जो है वो आरबीआई में ओपन कर सकते हैं। ये एक मेगा सेशन में मैंने डिस्कस भी किया था स्टूडेंट्स के साथ कि अब आप बाकी के बैंक्स को सरपास करते हुए सीधे आरबीआई के साथ अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड आरबीआई रिटेल डायरेक्ट। फिर एक क्वेश्चन आया था दोस्तों, दैट इज ऑन इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक हैज एन एग्रीमेंट विथ डैश बैंक। इसका एग्रीमेंट किसके साथ हुआ है? देखिए यहाँ पर 2-3 अलग अलग प्रकार के एग्रीमेंट हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के। मैं यहाँ एचडीएफसी ले रहा हूँ इन द सेंस ऑफ बैंकिंग सर्विसेज इन सेमी अर्बन एरियाज। अगर सेमी अर्बन एरियाज एंड रूरल एरियाज में पार्टनरशिप देखें तो वो दरअसल उन्होंने एचडीएफसी के साथ कर रखी है, तो उस लिहाज से इसका आंसर एचडीएफसी होना चाहिए। फिर एक क्वेश्चन आया था दोस्तों, क्यूआर कोड रिलेटेड था वो क्वेश्चन। देन एनडीबी, एनडीबी का मतलब है न्यू डेवलपमेंट बैंक। ये ब्रिक्स देशों द्वारा बनाई गई बैंक है, इसीलिए उसका दूसरा नाम ब्रिक्स बैंक भी है। तो यहां आंसर आना चाहिए ब्रिक्स, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। इसका हेडक्वार्टर भी चाइना में ही है। फिर एक क्वेश्चन आया था दोस्तों, खुदा बख्श लाइब्रेरी ये भारत में कहाँ है? खुदा बख्श लाइब्रेरी ये पूछी गई थी। दरअसल ये लाइब्रेरी पटना में है, बिहार में। ओके, तो ये एक अपने प्रकार का स्टैटिक जीके का एक क्वेश्चन उन्होंने डाला था, राइट। तो खुदा बख्श लाइब्रेरी जो है इट इज इन बिहार, ये क्वेश्चन आया था। फिर एक क्वेश्चन था दोस्तों, हाईएस्ट एवर प्रॉफिट इन Q2 बाय एनी कॉर्पोरेट इन इंडिया। भारत में अक्रॉस अलग अलग सेक्टर्स में सारे ही बिजनेसेस को मिला दिया जाए तब भी कौन सी ऐसी कंपनी है जिसने Q2 में सबसे ज्यादा प्रॉफिट अर्न किया था? और इसका राइट आंसर है दोस्तों ओएनजीसी। ओएनजीसी ने इफ आई एम नॉट रॉन्ग लगभग 18,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का Q2 का प्रॉफिट शो किया था, जो कि अभी तक के इतिहास का सबसे बड़ा प्रॉफिट है, राइट। तो अगर आपने ओएनजीसी पे टिक किया है ऑब्वियसली वो आपका राइट आंसर होगा। फिर एक क्वेश्चन आया था दोस्तों, हाउ मेनी ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स आर देयर? ओके, अब देखो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को हम डीएफआईज भी कहते हैं, अगर आपको पता होगा तो। डीएफआई का मतलब होता है डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स। तो जैसे कि हम गिन सकते हैं, एक है नाबार्ड, इसके बाद एक है सिडबी, फिर एक है एक्जिम और एक है एनएचबी। आईडीबीआई हुआ करता था, लेकिन अब आईडीबीआई ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में नहीं आता, तो यहां राइट आंसर 4 आना चाहिए। इसके बाद व्हाट वाज द टोटल अमाउंट ऑफ आईपीओ बाय पेटीएम? पेटीएम द्वारा अभी अभी एक आईपीओ रिलीज किया गया था, तो उसका टोटल अमाउंट लगभग 18,300 करोड़ के आसपास का था, राइट। तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर एक क्वेश्चन सेंसस के ऊपर आया था। सेंसस का मतलब होता है दोस्तों जनगणना। तो ये हर 10 साल में एक बार होती है, 2001 में हुई, 2011 में हुई, 2021 की। फिर अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस, हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इन एनी इंडियन स्टेट। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन नहीं, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन की डेंसिटी। सबसे ज्यादा हाईएस्ट पॉपुलेशन तो हम सब जानते हैं उत्तर प्रदेश में है, लेकिन वो डेंसिटी पूछ रहा है, घनत्व पूछ रहा है, तो उस हिसाब से वेस्ट बंगाल इसका राइट आंसर होना चाहिए। किसी 1 स्क्वायर किलोमीटर में पाए जाने वाले सबसे ज्यादा लोग, वो होता है उसकी डेंसिटी। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था दोस्तों, थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। देखिए पहले नंबर पे आता है एशिया, हम सब जानते हैं। दूसरे नंबर पे आता है अफ्रीका। तीसरे की तरफ कोई ध्यान देता नहीं, इसीलिए तीसरा मैं बता देता हूं, इट इज नॉर्थ अमेरिका। इट इज नॉर्थ अमेरिका, तो ये याद रखिएगा, थर्ड वन इज नॉर्थ अमेरिका। इसके बाद फिर एक क्वेश्चन आया था, व्हाट इज द करंट CRAR रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन्ड बाय PSBs? देखिए ये जो होता है बेसिकली यानी एक प्रकार से आप कहेंगे कि किसी भी बैंक के लिए एक रिस्क वेटेड एवरेज रेशियो जो निकाला जाता है, ओके, कैपिटल रिस्क वेटेड एवरेज रेशियो, ये इसका फुल फॉर्म है, या कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो ये भी बोला जाता है इसको, CAR। तो CRAR एंड CAR दोनों सेम ही है। तो हर बैंक को वो निकाल के रखना पड़ता है कि आपके पास कितना ऐसा कैपिटल है जो कि रिस्की है।
तो उस लिहाज से यहाँ पर CRAR जो है वो हर बैंक को 9% मेंटेन करना है PSBs को, ये याद रखिएगा। ब्रह्मास्त्र की जो मेरी सीरीज चल रही है उसमें आज ही ये टॉपिक मैंने पढ़ाया है स्टूडेंट्स को, और फॉर्मूले के साथ, जिसमें टियर 1 टियर 2 का कैपिटल लेके उसको RWA के साथ डिवाइड किया जाता है, एग्जैक्टली वही परसेंटेज है। ओके, INS वेला ये दरअसल एक सबमरीन है। तो क्वेश्चन ये आया था कि ये कौन से क्लास का सबमरीन है। ये एक स्कॉर्पिन क्लास है, इट्स अ स्कॉर्पिन क्लास। ओके, फिर एक और सोलर चरखा मिशन पे क्वेश्चन आया था। अगर आप में से कोई ये क्वेश्चन रिकलेक्ट कर पाता है तो प्लीज कमेंट थ्रेड में जरूर बताइएगा। इसके अलावा देखिए लगातार क्वेश्चन PLI स्कीम पे आते जा रहे हैं। मैं कई महीनों से इनफैक्ट ये बात आपको बता रहा हूं कि सरकार का ध्यान PLI पे बहुत ज्यादा है। देखिए, क्वेश्चन रिलेटेड टू सोलर, क्वेश्चन रिलेटेड टू PLI, क्वेश्चन रिलेटेड टू एनी गवर्नमेंट स्कीम्स, राइट, ये सब चीजें आजकल एग्जामिनर की फेवरेट हो चुकी हैं, क्योंकि एनी हाउ इकोनॉमी उस तरफ बढ़ रही है। तो PLI स्कीम फॉर सोलर सेल इज एक्सटेंडेड फ्रॉम 4500 करोड़ टू कितने करोड़ रुपए। सोलर के लिए PLI स्कीम में और कितने रुपए का प्रावधान जोड़ा गया है, तो उसमें सीधे सीधे 24,000 करोड़ रुपए तक, उसमें वहां तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। उसके बाद नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये ऑलरेडी हो चुका है, माफ करिएगा ये दोबारा आ गया। उसके बाद एक क्वेश्चन है बिजनेस सूत्र बुक, ये किसके द्वारा लिखी गई थी। बिजनेस सूत्र ये किताब दरअसल देवदत्त पटनायक इनके द्वारा लिखी गई है। तो यहां राइट आंसर हो जाएगा देवदत्त पटनायक। फिर एक और क्वेश्चन है जनजाति गौरव दिवस। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाय द वे। जनजाति गौरव दिवस ये मनाया जाता है, और किस रूप में मनाया जाता है ये दिवस। ये दरअसल 15 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, चिल्ड्रंस डे के अगले दिन, और ये मनाया जाता है बिरसा मुंडा की बर्थ एनिवर्सरी पे। बिरसा मुंडा की बर्थ एनिवर्सरी होती है उस दिन। बेसिकली बिरसा मुंडा एक बहुत ही जाने माने एक क्रांतिकारी रहे ट्राइबल एरिया के, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन भी किया, और साथ ही साथ गांव के और जितने भी ट्राइबल एरियाज के जो लोग हैं उन सबको बहुत सारे सोसाइटी के जो रूट एविल्स हैं उनमें से बाहर निकाला, जैसे कि ब्लैक मैजिक्स, जैसे कि अशिक्षा, इन सब चीज़ों से समाज को वो बाहर निकालते थे। तो ही वॉज he get the credit of this। तो उनको ये जनजाति गौरव दिवस उनके नाम पर सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अलावा और भी ट्राइबल पीपल हैं जिनका एक कंप्रिहेंसिव जनजाति गौरव दिवस सेलिब्रेशन होता है। अमॉन्ग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, यहाँ पर एक ILP इज नॉट रिक्वायर्ड। बेसिकली ये क्वेश्चन था इनर लाइन परमिट के ऊपर। ओके, ILP का मतलब है यहाँ पर इनर लाइन परमिट। तो भारत में ऐसे कुछ राज्य हैं जहां पर जाने के लिए हमें इनर लाइन परमिट लगती है। तो ऑप्शंस में से कौन से राज्य के लिए वो परमिशन नहीं लगती है, ऐसा पूछा गया था। अब क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं है तो कौन कौन से राज्यों के लिए ये परमिशन लगती है हम उसकी लिस्ट लिख लेते हैं, तो ऑब्वियसली हम बहुत इजीली सॉर्ट आउट कर पाएंगे, और जिन लोगों ने जो भी आंसर दिया होगा वो यहां से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि उनका आंसर सही था या नहीं। अरुणाचल प्रदेश के लिए ये ILP परमिशन लगती है, मिजोरम के लिए लगती है, नागालैंड के लिए ज़रूरी है, मणिपुर के लिए ज़रूरी है, और वैसे ही लक्षद्वीप के लिए भी ज़रूरी है। ओके, तो इसके अलावा जो भी ऑप्शन होगा वो इसका राइट आंसर होना चाहिए। फिर एक क्वेश्चन NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, इसके ऊपर आया था। फिर टू बूस्ट इट्स डिजिटल पेमेंट सर्विसेज विच स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज इंट्रोड्यूस क्विक रेस्पॉन्स कोड साउंड बॉक्स। ओके, कौन से स्मॉल फाइनेंस बैंक ने एक क्विक रेस्पॉन्स कोड स्मॉल साउंड बॉक्स ये बनाया है। यहां राइट आंसर है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का कैपिटल जो है वो, या हेडक्वार्टर कह ले, इट इज इन जयपुर। इसके बाद एक क्वेश्चन वंस अगेन PM आवास योजना पर पूछा गया था, एंड देन वन मोर क्वेश्चन कमिटी ऑन वर्किंग ग्रुप ऑफ IBC। IBC का मतलब ये बैंक, यानी सॉरी माफ करिएगा, इसमें जो सॉल्वेंसी कोड होता है, इनसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, माफ करिएगा थोड़ा दिमाग से उतर गया इसका फुल फॉर्म, इनसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, उसके ऊपर ये क्वेश्चन आया हुआ था, क्वेश्चन नंबर 39।
ओके, देन क्वेश्चन नंबर 40, विच ईयर टाइगर वॉज डिक्लेयर्ड नेशनल एनिमल। ये थोड़ा एक अलग हट के क्वेश्चन था कि टाइगर को भारत का राष्ट्रीय पशु कब घोषित किया गया था। ये 1972 में घोषित किया गया था। फिर NARCL के चेयरमैन कौन है, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसके चेयरमैन दरअसल प्रदीप शाह साहब हैं। तो ये क्वेश्चन भी था यहां पर। एंड देन इंटरेस्ट रेट ऑन KVP। ओके, KVP, हाँ, तो ये मतलब किसान विकास पत्र जो होता है उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट रेट चल रहा है, तो इट इज 6.9%। ओके, ये इसका राइट आंसर होना चाहिए था। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, ये थे आज के क्वेश्चंस। मैक्सिमम क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर कवर करवाने की कोशिश की है, बट अभी भी कुछ क्वेश्चंस, जैसे टोटल जितने भी अभी बच गए हैं उनमें से अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन मिल जाते हैं तो डेफिनेटली कमेंट थ्रेड में वो क्वेश्चंस डाल दीजिएगा। तो ये तो थे दोस्तों क्वेश्चंस। अब इसके आंसर्स भी आप लोगों ने देखे लगभग। अब जो एनालिसिस इसमें बनता है कि आफ्टर ऑल यानी समझने वाली बात क्या थी आज के पेपर से, तो देखो मैंने आज के एनालिसिस को जरा 6 कैटेगरीज में तोड़ दिया है। पहली कैटेगरी मैंने बनाई है बैंकिंग एंड फाइनेंस की। तो बैंकिंग एंड फाइनेंस में कुल मिला के आज के पेपर में कम से कम 18 क्वेश्चन तो थे ही। आई मीन दिस इज अ वेरी हैवी वेटेज गाइस। तो अगर आप देखेंगे तो करीबन 40 से 45% तो केवल बैंकिंग एंड फाइनेंस पे थे क्वेश्चन, राइट। ये काफी आई ओपनिंग बात है, जिससे आपको सच में समझ में आना चाहिए कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। और मेरे पास जो 42 क्वेश्चन थे उसमें से ये बैंकिंग एंड फाइनेंस के 18 हैं। बाकी के 8 क्वेश्चन में से हो सकता है कि ये 3-4 और बैंकिंग के ऊपर आए होंगे, तो मैं यहाँ 18 प्लस लिख देता हूँ। सो अगर हम ये भी समझें कि 50 में से 20 क्वेश्चन केवल बैंकिंग के ऊपर ही थे, और अगर एक फेयर अटेम्प्ट बच्चे करते हैं 25 का 30 या 40 25-30 के आसपास का, तो फिर इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है। दूसरा स्टैटिक जीके में कुल मिला के क्लर्क में 5 क्वेश्चन आए थे आज के एग्जाम में, और अगर हम ओवरऑल देखें पीओ में तो एक भी क्वेश्चन नहीं था। तो धीरे धीरे ये कम होता जा रहा है, इसका ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है, ये ग्राफ काफी ज्यादा कम होता जा रहा है, राइट। फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मिलिट्री, इस तरह की वैरायटी के ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं जो कि हम अक्सर एग्जाम के हिसाब से तैयारी करके जाते हैं। तो इस बार उसके 3 क्वेश्चंस थे। फिर ये कैटेगरी एकदम न्यू है दोस्तों, जिसके तरफ आपका ध्यान जाना ही चाहिए। लगातार बिजनेस जीके पूछा जा रहा है पिछले कई एग्जाम से, फिर वो चाहे किसी ब्रांडेड घड़ी का ब्रांड एम्बेसडर ही पूछ लिया जाए, फिर चाहे वो किसी कार कंपनी का कोई ब्रांड पूछ लिया जाए, या फिर आई मीन रिलेटेड टू एनी टाइप ऑफ पार्टनरशिप विथ या जॉइंट वेंचर पूछ लिया जाए, लेकिन बिजनेस रिलेटेड जीके आजकल पूछा जाता है। तो बिजनेस रिलेटेड जीके से संबंधित 3 क्वेश्चन यहां पर भी आए थे। फिर ये एक बहुत फेवरेट कैटेगरी होती है एग्जामिनर की, गवर्नमेंट स्कीम्स, प्रोग्राम्स, मिशन। तो जैसे आपने देखा वो सोलर चरखा मिशन वाला क्वेश्चन, PM आवास योजना वाला क्वेश्चन, फिर वो गरीब कल्याण योजना वाला क्वेश्चन। तो ऐसे कुल मिला के दोस्तों स्कीम्स के ऊपर भी 4 क्वेश्चन थे। और फिर बाकी का करंट अफेयर्स। अब ये बाकी का करंट अफेयर्स क्या बच गया फिर? देखिए ऐसे बहुत से वैरायटीज होती हैं जो इन सब में कवर नहीं होती है। एग्जाम्पल के लिए बुक्स, ऑथर्स पूछे जाते हैं। फिर एग्जाम्पल के लिए जैसे अभी ये इम्पॉर्टेंट डेज, ओके, डेट्स वाला जो क्वेश्चन आता है वो पूछ लिया जाता है। इसके अलावा जैसे कभी आपको अपॉइंटमेंट में NARCL का चेयरमैन पूछ लिया गया था। फिर जैसे एक आध क्वेश्चन और ले लेते हैं कि Q2 प्रॉफिट सबसे ज़्यादा किसका रहा, ये क्वेश्चन आ गया था। ओके, फिर आई मीन देर आर सम मोर वैरायटी, जैसे ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन वाला क्वेश्चन जो हमने देखा। इस तरह के क्वेश्चन जो हैं ये करंट अफेयर्स में अदर कैटेगरीज में आएंगे। इसको हम नॉन बैंकिंग वाली कैटेगरी भी बोल सकते हैं। तो करंट अफेयर्स में बचा कुचा जो भी है, मतलब ये मिसलेनियस पार्ट हम कह सकते हैं, जिसके लिए मतलब काफ़ी अलग अलग डायरेक्शन में हमको पढ़ाई करनी पड़ती है। तो यहाँ से 11 क्वेश्चन आए थे कंप्लीटली, राइट। देखिए मैं अभी भी एनालिसिस को ऐसे एक्सप्लेन करूँगा कि ये मतलब जितने क्वेश्चन मेरे पास आए हैं 42 के आसपास, उसका मैंने ये कैटेगराइज्ड पार्ट बनाया है। अगर पूरे 50 का देखें तो इन सब में एक दो क्वेश्चन ऐड हो सकते हैं, ओके। लेकिन तब भी हम ये देख सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन
बहुत ज्यादा चेंजेस तो नहीं होंगे, ये 3 के सीधे 13 तो नहीं होने वाले हैं, ये 3 के कोई 10 तो नहीं होने वाले हैं एकदम। तो ये बात सच है कि ये वाले पार्ट पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ये वाले पार्ट पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए, और फिर ये पार्ट पे आपको ध्यान देना चाहिए। अगर आप क्लर्क रिलेटेड कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो स्टैटिक जीके इज ओके, जैसे कि आरआरबी का क्लर्क हो गया, आईबीपीएस का क्लर्क हो गया, एसबीआई का क्लर्क हो गया। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप पीओ लेवल की कोई एग्जाम ले रहे हैं तो इन दैट केस आप इससे सबसे लास्ट में करिए, क्योंकि बहुत कम क्वेश्चन यहां से आते हैं। बाकी के एरियाज में यू विल बी हैविंग एटलीस्ट अ रीजनेबल नंबर ऑफ क्वेश्चंस। तो आई होप आपको ये कैटेगरी समझ में आई दोस्तों, जिस तरीके से बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। अब आ जाते हैं कंक्लूजन पे कि आफ्टर ऑल फिर आज के जीके पेपर से आगे की स्ट्रैटेजी हमारे लिए क्या होनी चाहिए। देखिए, आगे की स्ट्रैटेजी बड़ी सिंपल होनी चाहिए दोस्तों। जो मेरा मानना है, एक पूरे करीबन 10 साल के अनुभव के साथ और बैंकिंग में 6 साल के अनुभव के साथ, मैं जो आपको एक लाइन में बता सकता हूं, क्योंकि देखिए इतनी वैरायटी आपके सामने है। अब आप अगर बोलेंगे कि ये सब का सब एक पीडीएफ में मिल जाए तो वो पॉसिबल नहीं है, ये सब का सब लेक्चर्स के थ्रू डिलीवर कर दिया जाए तो पॉसिबल नहीं है। अगर आपको कोई मैगजीन या पीडीएफ में ये सब कुछ मिल भी जाता है तो इट विल बी वेरी रॉबस्ट, उसको प्रिपेयर करने के लिए एक बहुत हेवी टाइम आपको स्पेंड करना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो स्वाभाविक है कि एक आप अपनी एक सबसे बेस्ट आदत ये बना लीजिए दोस्तों कि आपको न्यूज़पेपर पढ़ने हैं। देखिए, न्यूज़पेपर बात बहुत कॉमन है और कुछ भी नया नहीं है जो मैं बता रहा हूं, लेकिन इसका इंपॉर्टेंस वाकई में आपके लिए बहुत नया अनुभव लेकर आएगा। अच्छी न्यूज़पेपर रीडिंग आपकी इंग्लिश को सुधारती है, आपके जीके को सुधारती है, ग्रुप डिस्कशन के लिए अच्छा कंटेंट डेवलप करके देती है, पर्सनल इंटरव्यू के लिए कॉन्फिडेंस लाती है, एसे राइटिंग के लिए शानदार इंफॉर्मेशन देती है, और आरसी पैसेजेस के लिए आपको जबरदस्त रीडिंग का मटेरियल मिलता है। आप कभी ध्यान से सोचिएगा कि एक न्यूज़पेपर आपके लिए कितने मल्टीपल दायरे में काम करता है। इसीलिए सबसे पहला कंक्लूजन जो मेरा बन रहा है, ये इतनी वैरायटी देखने के बाद, जिस तरीके से आज हमने एनालिसिस किया है, ये देखने के बाद तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको न्यूज़पेपर रीडिंग कम से कम 90 मिनट्स की रोजाना जरूर करनी चाहिए। और बहुत भला होगा अगर आप हर 15-20 दिन में या लेटेस्ट से हर महीने आप न्यूज़पेपर चेंज करें, अलग अलग ऑथर्स के अलग अलग फ्लेवर्स, अलग अलग राइटिंग पढ़ें। इससे आपको और ज़्यादा चीज़ें मल्टी डायमेंशनली पता चलेंगी। दूसरा, गो फॉर बैंकिंग अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स एज सून एज पॉसिबल। देखिए, आप एनालिसिस को फिर से दोबारा देख लीजिए। 18 क्वेश्चन आज के एग्जाम में केवल बैंकिंग अवेयरनेस से आए थे और करंट अफेयर्स से थे 11 क्वेश्चन। तो दोनों मिला ले तो 29-30 क्वेश्चन तो यही हो गए, 60% से ज़्यादा। यानी स्वाभाविक सी बात है कि आपका सबसे ज़्यादा ध्यान कहाँ होना चाहिए, बैंकिंग अवेयरनेस और करंट अफेयर्स पे। और बैंकिंग अवेयरनेस और करंट अफेयर्स के लिए आप स्टैटिक बैंकिंग से शुरुआत करिए, यानी बैंकिंग में अपने बिल्कुल हाथ मजबूत करिए। शुरुआत बेसिक बैंकिंग से करिए। बैंकिंग क्या होती है, बैंकिंग में कितने प्रकार के अकाउंट होते हैं, कितने प्रकार के चेक्स होते हैं, कौन कौन सी बैंक्स होती हैं, शेड्यूल बैंक्स क्या होते हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स क्या होते हैं, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या होते हैं, पेमेंट बैंक क्या होते हैं। यहां से शुरुआत करिए दोस्तों। तो बेसिक फाउंडेशन जितना आपका मजबूत होता चला जाएगा, बिलीव मी, इन 18 क्वेश्चन के ऊपर आपकी पकड़ भी उतनी ही मजबूत होती चली जाएगी। वो कैसे? वो ऐसे कि आपके अंदर एक जबरदस्त स्किल आ चुकी होगी ऑप्शंस एलिमिनेट करने की। ऑप्शंस एलिमिनेट करने की एक अच्छी स्किल आ चुकी होगी। अगर आपको राइट आंसर एग्जाम में नहीं भी पता, देखिए ये तो आप भी जानते हैं कि हर क्वेश्चन का राइट आंसर हमारे पास नहीं हो सकता, इसीलिए हमारे पास ऑप्शंस एलिमिनेट करने की भी अगर एक अच्छी स्किल है, अगर हमें इतना भी पता है कि 4 में से ये 2 ऑप्शन तो बिल्कुल हो ही नहीं सकते, तब भी हमारा 50% काम बन जाता है। और इसके लिए जरूरी है कि आप स्टैटिक बैंकिंग से शुरू करते हुए बैंकिंग अवेयरनेस और करंट अफेयर्स को बहुत मजबूत बनाइए। फिर तीसरा, टेक स्टैटिक जीके एट द लास्ट व्हेन प्रिपेयरिंग। जब भी आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, आपके पास आईबीपीएस का पूरा कैलेंडर है इस साल का दोस्तों, आप कोशिश ये करिएगा कि स्टैटिक जीके सबसे लास्ट में करिए। शुरुआत करिए बैंकिंग अवेयरनेस से, उसके बाद आपको पता ही है कि करंट अफेयर्स आपको पिछले 6 महीने का पढ़ना होता है फ्रॉम द डेट ऑफ एग्जाम। मसलन अगर आपकी एग्जाम जून में है तो आप जनवरी से लेकर जून तक का पूरा करंट अफेयर्स पढ़ेंगे।
इतना कर लेने के बाद जो आपके पास टाइम बचता है उसमें आप स्टैटिक जीके कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फोकस मोर ऑन, देखिए अब ये वाकई में बहुत ज्यादा जांची परखी हुई बात है, तो इसके तरफ प्लीज ध्यान दीजिएगा। जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जब भी आप मैगजीन पढ़ते हैं, जब भी आप कोई पीडीएफ पढ़ते हैं, जब भी आप कोई मटेरियल सॉल्व करते हैं या फिर आप किसी का सेशन अटेंड करते हैं, प्लीज इन बातों को नोट करके रखिएगा और ध्यान से सुनिएगा। परसेंटेज, जितने भी जीडीपी का परसेंटेज हो, इन्फ्लेशन का परसेंटेज हो, वो ध्यान से देखिएगा। नेम्स, फिर चाहे वो अपॉइंटमेंट्स हो, प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, नाम याद रखने हैं। ईयर्स, जैसे देखिए आज के पेपर में 2-3 चीजें ईयर बेस्ड थी कि गरीब कल्याण अन्न योजना को कहां तक एक्सटेंड किया है, टाइगर नेशनल एनिमल बना कौन से ईयर में बना, तो ईयर्स अक्सर पूछे जा रहे हैं। अमाउंट पूछे जाते हैं दोस्तों, कितने हजार करोड़ रुपए का लोन सैंक्शन हुआ, वर्ल्ड बैंक ने कितना लोन सैंक्शन किया, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कितने $1 मिलियन का लोन सैंक्शन किया। सेक्टर्स पूछे जाते हैं कि कौन सी चीज कौन से सेक्टर में आती है। फिर मिनिस्ट्रीज पूछी जाती है कि ये कौन से मंत्रालय के अंदर आता है। इसीलिए आपकी पर्सनल पढ़ाई में इन सब चीजों का महत्व जरूर ऐड करिए। जीके को अगर स्ट्रांग बनाना है तो अपने अप्रोच थोड़े से बदलने होंगे, यहां पर आपको इन चीजों की तरफ ध्यान देना होगा। मैं रिपीट करता हूं, मटेरियल कोई भी आप पढ़ते हैं, जब भी आपके पास परसेंटेज रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन आती है, वो परसेंटेज प्लीज अच्छे से याद रखिएगा। नाम, फिर ईयर्स, फिर अमाउंट, सेक्टर्स, मिनिस्ट्रीज, ये सब चीजें आपके लिए बहुत हैंडफुल होंगी। फिर उसके बाद रीड अबाउट बिजनेस जीके, थोड़ा सा वक्त निकालिए और बिजनेस जीके बीच बीच में पढ़ते रहिए। अब इसके लिए प्लीज ऐसा कोई कंफ्यूजन मत कर लेना कि सर हम बिजनेस एंड इकोनॉमी की मैगजीन शुरू कर दे क्या, या फिर हम मतलब कोई दूसरी कोई मैगजीन फॉलो करने लग जाएं। प्लीज वैसा नहीं। जैसे एमबीए ग्रेजुएट्स या एमबीए एंट्रेंस एग्जाम के बच्चे पढ़ते हैं, उतने डेप्थ में आपको जाने की जरूरत नहीं है, बट थोड़ा बहुत बिजनेस की दुनिया में क्या चल रहा है, कौन सी कंपनी किसके साथ मर्ज हो रही है, क्या टाइप्स हो रहे हैं, सरकार से किसको कितने की परमिशन मिल चुकी है, ये सब चीज़ों का एटलीस्ट एक फेयर आइडिया आपको ज़रूर होना चाहिए। इसके अलावा गवर्नमेंट स्कीम्स, प्रोजेक्ट्स, न्यू मिशंस विल बी हेल्पफुल टू ऑब्टेन सम मोर मार्क्स। ये बात तो पक्की है कि सरकार की स्कीम्स, नए नए प्रोग्राम्स, नए नए मिशन, ये हमेशा से पूछे जाते रहे हैं, आगे भी पूछे जाते रहेंगे, तो इनका महत्व तो कहीं से भी कम नहीं होता दिख रहा है। इसीलिए ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो मेरी तरफ से दोस्तों ये आपके लिए कुछ 5-6 छोटे से कंक्लूजन और कुछ सलाह थे। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में मैं आपके लिए न केवल क्वेश्चन के आंसर, बल्कि आने वाले दिन में आपके जीके के क्या अलग स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, आपकी तैयारी कैसे करनी है आपको, इसके बारे में मैं थोड़ी सी मदद कर पाया। जाते जाते आप सबको इतना ही कहूँगा कि अगर आप जीके से रिलेटेड कोई भी स्ट्रैटेजी डेवलप करना चाहते हैं अपने आने वाले एग्जाम से रिलेटेड, ओके, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं आने वाले दिन में ESIC की एग्जाम है, FSSAI की एग्जाम है, IARI की एग्जाम है, RRB CBT 2 की एग्जाम है, ओके, उसके बाद फिर SSC CGL की एग्जाम है, ओके। हो सकता है इस दौरान अप्रैल तक और कोई नई एग्जाम्स का भी नोटिफिकेशन आ जाए। तो अगर आप इनमें से कोई भी एग्जाम की अच्छी स्ट्रैटेजी बनाना चाहते हैं, जीके के लिए बढ़िया कंटेंट चाहते हैं, और आप समझते हैं कि इन एरियाज़ में अगर आप स्ट्रांग हो जाते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, तो ये मेरा नंबर है दोस्तों, ज़रूर कॉल करिएगा। अगर आप औरंगाबाद में हैं तो डेफिनेटली आप यहाँ आकर भी मिल सकते हैं, लेकिन आप औरंगाबाद में नहीं हैं तो परेशान होने की कोई बात नहीं, आप जूम मीटिंग आईडी पे हमसे मिल सकते हैं और अपने लिए इस तरह से जीके की एक अच्छी स्ट्रैटेजी भी बना सकते हैं। तो दोस्तों ये था पूरा का पूरा कंप्लीट एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ कि इस छोटे से एनालिसिस से आपको काफ़ी सेटिस्फैक्शन हुआ होगा। जो क्वेश्चंस मैं आज नहीं ला पाया वो प्लीज़ आप कमेंट थ्रेड में अगर आपको पता चलते हैं तो डाल दीजिएगा, सो दैट बाकी स्टूडेंट्स को उसका बेनिफिट मिल सके, राइट। टिकर लाइन पे अभी आप देख सकते हैं बहुत सी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपके लिए अवेलेबल है। जो भी चीज़ों के बारे में आप इंक्वायरी करना चाहें आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर करिएगा, अपने दोस्तों तक पहुंचाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। बहुत जल्दी मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, नई स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे और जीके के बारे में और अच्छी चीज़ें जानेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।